महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक चव्हाण ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। कुछ दिनों पहले मिलिंद देवरा और बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा किया था। उसके बाद 12 फरवरी को अशोक चव्हाण ने कांग्रेस और अपने विधायक पद का इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को लिखे पत्र में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सदस्य पद से इस्तीफे का जिक्र किया था। उसके साथ साथ चव्हाण ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को अपना विधानसभा सदस्य पद का इस्तीफा सौंप दिया था। आइए देखते हैं अभी तक कैसे रहा है अशोक चव्हाण का राजनीतिक करियर। चव्हाण महाराष्ट्र के कद्दावर नेताओं में से एक थे। उनके पिताजी स्वर्गीय शंकरराव चव्हाण भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री रह चुके थे। अशोक चव्हाण ने 1986 में पहली बार नांदेड़ से लोकसभा चुनाव जीतकर मेनस्ट्रीम राजनीति में कदम रखा था। उसके बाद महाराष्ट्र के राजनीति में चव्हाण ने मुड़कर नहीं देखा। कांग्रेस शासन में वो कई विभागों के मंत्री रह चुके थे। साल 2008 में मुंबई में हुए टेररिस्ट अटैक के बाद उस समय के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद अशोक चव्हाण को कांग्रेस ने राज्य की कमान सौंपते हुए मुख्यमंत्री बनाया था। साल 2014 में मोदी लहर में महाराष्ट्र के कई दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में महाराष्ट्र से कांग्रेस सिर्फ 2 ही सीटों पर जीत पाई थी। इसमें से एक थे अशोक चव्हाण, जिन्होंने मोदी लहर में भी नांदेड़, जो उनका गढ़ माना जाता है, उसको मजबूत रखा था। लेकिन 2019 के चुनाव में चव्हाण को हार का सामना करना पड़ा। 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में भारी नुकसान झेलना पड़ा था। 48 सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर जीत पाई थी। अशोक चव्हाण का राजनीतिक करियर बड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा। यूपीए के कार्यकाल में चर्चित रहे घोटालों में से एक था आदर्श बिल्डिंग घोटाला। आदर्श घोटाला तब सामने आया जब अशोक चव्हाण महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री थे। उन पर कारगिल युद्ध की विधवाओं के लिए बनाई गई आदर्श सोसाइटी में रिश्तेदारों को फ्लैट देने का आरोप था। इस घोटाले में तत्कालीन नगर निगम आयुक्त समेत अन्य 12 सिविल सेवकों के नाम शामिल थे। अशोक चव्हाण पर भी आदर्श घोटालों में अपने करीबियों को फ्लैट देने का आरोप लगाया था। इन आरोपों के चलते उन्हें 2010 में मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ देखें तो सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियों ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को आरोपी बनाया है, लेकिन यह मामला धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अशोक चव्हाण पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दबाव है क्या? क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक श्वेत पत्र जारी किया था जिसमें बहुचर्चित आदर्श घोटाले का जिक्र किया गया था। उससे कुछ दिन बाद ही अचानक से अशोक चव्हाण कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि बीजेपी ने अशोक चव्हाण के ऊपर आदर्श घोटालों के आरोप लगाए थे। उसी के चलते उनको ईडी और सीबीआई का सामना करना पड़ रहा था। इसी के चलते अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हो गए हैं। नाना आगे लिखते हैं कि कल तक भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचारी लगने वाले नेताओं में बीजेपी को ऐसा कौन सा पुण्य नजर आया कि कल से भ्रष्टाचारी आज पूजनीय लगने लगे हैं। हमने पहले भी देखा है कि छत्तीसगढ़ में एक चुनावी सभा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70,000 करोड़ के महाराष्ट्र में हुए सिंचाई घोटाले का जिक्र किया था। इस घोटाले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का नाम आया था, लेकिन उसके कुछ दिन बाद अजित पवार ने बगावत कर शरद पवार का साथ छोड़कर बीजेपी सरकार को समर्थन दे दिया था। महाराष्ट्र में कई सारे नेताओं को केंद्रीय जांच एजेंसियों ने नोटिस जारी किया था। नोटिस पाने वालों में कई नेता आज बीजेपी के साथ सरकार में हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी दलों को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरते हुए नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए नेता आज बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। मानो भारतीय जनता पार्टी के पास भ्रष्टाचार के दाग मिटाने की वॉशिंग मशीन है। क्या राज्यसभा जा सकते हैं अशोक चव्हाण? लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव होने हैं, जिसमें महाराष्ट्र से 6 सांसदों का जाना तय है। अशोक चव्हाण का कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का समय ठीक राज्यसभा चुनाव से पहले है। राजनीतिक जानकारों की माने तो अशोक चव्हाण को बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है। अभी लोकसभा की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी 400 लोकसभा सीट जीतने का दावा करती हुई नजर आ रही है।
तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी नेताओं को अपने पक्ष में लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अशोक चव्हाण को अपनी पार्टी में शामिल करने का फायदा क्या बीजेपी को होगा या नहीं? इसका जवाब तो लोकसभा चुनाव के बाद हमें मिल सकता है। लेकिन जमीनी तौर पर देखें तो अशोक चव्हाण का जो प्रभाव है वो मराठवाड़ा में है। स्वर्गीय विलासराव देशमुख के बाद मराठवाड़ा में प्रभाव वाले नेताओं में अशोक चव्हाण का नाम आता है। अभी आगे देखना ये दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की जनता इन दल बदलू नेताओं को कैसे स्वीकार करती है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द वायर। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।